गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग विद राजेश यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप कुशल मंगल होंगे और आप अपने एसएसटी विषय की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हरियाणा दलित शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम में इतिहास में हमने लेसन 2 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है प्राचीन विश्व की सभ्यताएं। आज का हमारा सब टॉपिक रहेगा रोमन सभ्यता। इनमें हमने पहले 3 मुख्य सभ्यताओं के बारे में जान लिया है और मुझे विश्वास है कि आपको वो पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली ताकि आप उनकी रिवीजन कर सकें, दोहराई कर सकें। अब रोमन सभ्यता में हम जानेंगे कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास रोम एक छोटा सा गांव था जो कि टाइबर नदी के किनारे स्थित था। इटली की एक टाइबर नदी है, उसके किनारे रोम एक छोटा सा गांव हुआ करता था जो कि 7 पहाड़ियों पर स्थित था। इसीलिए रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, अब भी कहा जाता है, ये आप जानेंगे। उसके बाद हमने जाना कि 8वीं सदी ईसा पूर्व में रोम एक विशाल साम्राज्य बन गया। पहले जो छोटा सा गांव हुआ करता था, अब एक विशाल साम्राज्य बन गया। और जो रोम के इस विशाल साम्राज्य के विस्तार में को बनाने में एट्रुस्कन जाति ने विशेष भूमिका निभाई। अब बाद में फिर क्या हुआ कि एट्रुस्कन जाति को हरा करके लैटिन आर्यों ने अपना साम्राज्य रोम में स्थापित कर लिया। यानी लैटिन आर्यों ने इन्हें हराया। इन्हें का मतलब यहाँ पर एट्रुस्कन जाति से है, उनको हरा करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। रोमुलस रोम का प्रथम सम्राट बना। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछा जाएगा कि रोमुलस प्रथम किस सभ्यता के दौरान प्रथम सम्राट था, या फिर रोम का प्रथम सम्राट कौन बना। मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ गया। उसके बाद राजनीतिक इतिहास को, जैसे कि हमने पहले वाली सभ्यताओं में पढ़ा कि सभी सभ्यताओं में लगा मुख्यतः इतिहास को कई भागों में बांटा जा सकता था, उनके कई तरह के नाम थे। यहाँ पर भी हम जानेंगे कि राजनीतिक इतिहास को, रोमन सभ्यता के इतिहास को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा भाग है? पहला राजतंत्र काल, दूसरा गणतंत्र काल, तीसरा है जो सैनिक अधीनस्थों के अंतर्गत काल, अधिनायक यानी सेना कमांडरों के अधीन साम्राज्य रहा है, और साम्राज्यवादी काल। इस प्रकार राजनीतिक इतिहास को, रोम के राजनीतिक इतिहास को 4 भागों में बांट सकते हैं। आपसे सीधे सीधे तौर पर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन डीपली क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव में आने वाले हैं, आपके भी आ सकते हैं। पूछा जा सकता है कि साम्राज्यवादी काल कब से कब तक था, तो आप बताएंगे 27 BC से 476 AD, यानी ईसा पूर्व BC को कहा गया है और AD ईस्वी को कहा गया है यहाँ पर। उसके बाद राजतंत्र काल, जो राजतंत्र काल है उसमें जो राजा हैं, राजा अध्यक्ष होता था, समाज का अध्यक्ष होता था राजा, और समाज जो है वो 2 भागों में बटा हुआ होता था। 2 भाग कौन से थे समाज के? एक पैट्रिशियन, दूसरा प्लेबियन। आप बताएंगे कि समाज के 2 भाग होते थे, पैट्रिशियन और प्लेबियन। पैट्रिशियन में रोम के निवासी आते थे जो कि उच्च वर्ग से और अमीर वर्ग के लोग शामिल थे। कौन से वर्ग में? पैट्रिशियन वर्ग में। और जो प्लेबियन वर्ग होता था समाज का, उसमें स्वतंत्र दास, भूमिहीन और गरीब लोग शामिल होते थे। आपको समझ आ गया कि समाज जो होता था रोमन साम्राज्य के दौरान 2 भागों में बटा होता था। कौन कौन सा, उनमें कौन कौन शामिल थे, ये भी जानेंगे आप।
कि प्लेबियन लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, यानी राजनीति में उनकी खास भूमिका नहीं थी। उसके बाद ऑगस्टस युग जो है, ऑगस्टस युग रोमन सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, आपसे पूछा जाएगा। तो रोम का ऑगस्टस युग कब से कब तक रहा ये भी आप बताएंगे कि वो 31 से 14 ईसा पूर्व यानी BC तक, 31 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक जो रोम में युग था उसे ऑगस्टस युग कहा जाता है, और जो कि रोम का स्वर्ण युग था। क्यों? इसमें वहाँ पर शांति, समृद्धि और उन्नति का विकास हुआ, यानी उन्नति हुई कहाँ पर? रोमन साम्राज्य में। उसके बाद रोमन सभ्यता को जानने के स्रोत, जैसे कि हमने पहली सभ्यताओं में भी ऐसा जाना है कि उन सभ्यताओं में जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। चलो पढ़ते पढ़ते आपसे पूछ लेते हैं कि रोमन इतिहास को, राजनीतिक इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है। आई होप कि आपको पता है, आप बता देंगे कि 4 भागों में बांटा गया है। और रोमन सभ्यता का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? आप बता देंगे ऑगस्टस का युग, यानी ऑगस्टस युग। उसके बाद रोमन सभ्यता को जानने के स्रोतों में 12 टेबल्स हैं। 12 टेबल्स का मतलब है कि जो 12 पट्टिकाओं पर सूचना मिली है उनसे जाना जा सकता है। और लकड़ी पर लेख, लकड़ी की तख्ती पर मिले लेख बताते हैं कि रोमन सभ्यता कैसी थी, जिन्हें एनल्स पॉन्टिफिकम कहा जाता है। एनल्स पॉन्टिफिकम। और लीवी रचनाकार हुए हैं, उनके लीवी की रचना पॉलीबियस जो है वो भी रोमन इतिहास को बताती है, दर्शाती है। यहाँ तक मुझे लगा कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, प्रशासन के बारे में। प्रशासन जो होता था रोमन साम्राज्य में वो सीनेट के अधीन रहता था। सीनेट यानी मुख्य जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसे सीनेट कहा जाता था, यानी प्रशासन को संभालने वाली जो सभा होती थी उसे सीनेट कहा जाता था। और सीनेट में 300 सदस्य होते थे। सभी कौन से वर्ग से आते थे? आपने 2 वर्ग पढ़ा था समाज के, पेट्रिशियन और प्लेबियन। सभी 300 सदस्य जो सीनेट में होते थे वो सभी पेट्रिशियन वर्ग से आते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे कि सीनेट में कितने सदस्य होते थे, कौन से वर्ग से आते थे। उसके बाद प्रशासन में न्यायाधीश होते थे, यानी सीनेट प्रशासन के लिए 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति करती थी और उन न्यायाधीशों को काउंसिल कहा जाता था, काउंसिल। और काउंसिल जो होते थे उनका कार्यकाल 1 साल का होता था और उनकी नियुक्ति सीनेट द्वारा की जाती थी, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। अब आगे प्रशासन में वित्त अधिकारी होते थे। वो वित्त अधिकारियों को क्वेस्टर्स कहा जाता था और जो कि काउंसिल की सहायता करते थे। जो कि किसकी सहायता करते थे? काउंसिल की। और आपको पता है कि काउंसिल किसे कहा जाता था? जो न्यायाधीश होते थे, जो 2 न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे उन्हें काउंसिल कहा जाता था। और उन काउंसिल की सहायता के लिए वित्त अधिकारी होते थे जिन्हें क्वेस्टर्स कहा जाता था। उसके अलावा प्रशासन में अन्य अधिकारी भी होते थे। जो अन्य अधिकारी कौन कौन से होते थे ये अब हम जानेंगे। पहले मुख्य अधिकारी होते थे सेंसर्स। सेंसर्स कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी होते थे, कर संग्रह, टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। एल्डीज जो अधिकारी होते थे उनका मुख्य कार्य शांति बनाए रखना था अपने साम्राज्य में। और प्रोटोर जो होते थे वो अन्य न्यायाधीश होते थे, यानी न्याय करने का काम प्रोटोर करते थे। और उनकी नियुक्ति जो है, उनकी नियुक्ति भी 1 वर्ष के लिए की जाती थी। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन के बारे में अभी अभी आप जितना जान पाए हैं वो अभी अभी बता देंगे और बाद में भी बता देंगे कि जो
मुख्य प्रशासन होता था किसके हाथों में? सीनेट। कितने सदस्य है? 300। कौन से वर्ग से? प्लेबियन से या पैट्रिशियन से? पैट्रिशियन से। और वो अपने सीनेट अन्य प्रशासन के लिए या प्रशासन चलाने के लिए 2 न्यायाधीश नियुक्त करती थी जिन्हें काउंसिल कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं हम। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन बहुत मुख्य कार्य था, जिसमें वो गेहूं, जौ, बाजरा, जैतून, अंगूर, सेब आदि उगाते थे। कृषि के अंतर्गत व्यापार जो होता था और उद्योग जो होता था वो उस समय होता तो था लेकिन कम विकसित था। इतना फला फूला व्यापार और उद्योग नहीं था। वैसे तो आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि अरिकामेडू जो है दक्षिण भारत में, वहाँ से रोमन व्यापार के कुछ सिक्के मिले हैं, कुछ व्यापार के संकेत, यानी भारत से उनका व्यापार होता था। प्राचीन इतिहास में हमने जाना है। भारत से वो मलमल मसाले वगैरह मंगाते थे, आपने पढ़ा था। अफ्रीका से धातु, चीन से रेशम मंगवाते थे, जो रेशम मार्ग के बारे में आपने कई बार पढ़ा भी होगा, जो चीन से होते हुए एशिया के विभिन्न देशों को जोड़ता था और विभिन्न महाद्वीपों में जाता था। आई होप कि आपको उनके अर्थव्यवस्था के बारे में पता चला। लास्ट का पॉइंट आज हम जानेंगे कि रोमन समाज और संस्कृति कैसी थी। रोमन समाज में संयुक्त परिवार होता था। घर के मुखिया के कहने में सभी लोग अच्छे से काम करते थे। जॉइंट फैमिलीज होती थी समाज में। प्रकृति की पूजा की अपेक्षा वो लोग आत्माओं की पूजा में ज़्यादा विश्वास रखते थे। ये आपको बताना है। लेकिन हमने पहली वाली सभ्यताओं में, हमने जैसे यूनानी सभ्यताओं में जाना और पहले की सभ्यताओं में कि लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो यहाँ रोमन सभ्यता है वहाँ पर प्रकृति की पूजा की अपेक्षा लोग आत्माओं की पूजा करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। और कौन कौन से देवता हैं? इनमें से कुछ देवताओं के बारे में तो कल ही परसों आपने पढ़ा होगा। शांति व्यवस्था के लिए जो देवता होता था, शांति का देवता, वो लोग जुपिटर को मानते थे। यानी आप याद करने के लिए मैंने जैसे पहले आपको ट्रिक बताई है, आज याद रखिएगा कि जो जुपिटर पर जाकर शांति मिलती है, रोमन लोगों को जुपिटर पर जाकर शांति मिलती थी, उनको पृथ्वी पर तो शांति ही नहीं मिलती थी। और युद्ध कहाँ पर लड़ते थे? वो कल परसों बताया था, मार्स पर जाकर लड़ते थे। और प्रेम, वीनस पर जाकर, प्रेम की देवी वीनस को मानते थे वो। और अपोलो जो देवता था वो संगीत और कला का देवता मानते थे। वो संगीत और कला का देवता अपोलो को माना गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का पॉइंट आपको, आज का टॉपिक रोमन सभ्यता, यदि एक बार में ही 70% ना याद हो जाए तो मुझे पूरा विश्वास है 2 बार अगर आप देख लेंगे तो आज का पॉइंट आपको बहुत वेरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जाते जाते आपके लिए संदेश, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। और जो मेरे नियमित दर्शक हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके और सहपाठी तथा अन्य लोग भी इन YouTube चैनल का या फिर इस कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग। जय हिंद।